सबसे पहले हमने क्या है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस हमने कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं गैस लिक्विड सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो गैस लिक्विड में सबसे पहली चीज आती है रिलेटिव नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था भी, उसमें एक ही चीज आती है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अगर गैस में भी वही सिस्टम है कि अगर गैस आपकी पोलर होगी तो वाटर में आसानी से डिजॉल्व करेगी जैसे कि HCl, और गैस अगर आपकी नॉन पोलर होगी तो वाटर में मुश्किल से डिजॉल्व करेगी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक और क्राइटेरिया एक्स्ट्रा जो एडिशनल यहाँ पर आता है गैसेस के केस में, वो एक और क्लासिफिकेशन है एक तरह का, वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर जिन गैसेस का हाई होता है वो कम नखरे वाली बेचारी गैसेस होती हैं, बिकॉज उनको प्रेशर लगाकर जो है आप फिर भी लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हाई होगा तो ऐसी गैसेस जो हैं इजीली लिक्विफाइबल होती हैं, कि दे कैन बी इजीली लिक्विफाई, पोलर होती हैं और वो कंपैरेटिवली वाटर में सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, तो इतना हमने जो है बात लास्ट क्लास में कर ली थी। यहां तक बताइए कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई चीज जो ना समझ में आई हो? नो सर। ओके, अब देखिए दूसरा जो फैक्टर अपन करते हैं इसके अंदर, वो है जब अपन बात करें कि मतलब इसी तरीके से सॉलिड लिक्विड, सॉरी गैस एंड लिक्विड, तो दूसरा फैक्टर जो होता है वो इसके अंदर अब अपन देखते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, वही वही फैक्टर्स अपन ने 3 देखने हैं इसके अंदर भी। जो पहला रिलेटिव नेचर ऑफ, तो दूसरा अब आ गया आपके पास ये प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर की अगर आप बात करते हैं तो उसमें क्या चीज आती है आपके पास के, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए क्या गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस का प्रेशर पे कोई असर पड़ेगा? प्रेशर से कोई असर पड़ यस सकता है? सर, पड़ेगा। यस सर। सीधे सीधे पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रेशर ज्यादा डालोगे तो गैस ज्यादा डिजोल्व होगी। जैसे एक सिंपल सी अगर बात करें, अपन कोल्ड ड्रिंक्स पीते ही हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड डाल रखी है वो जबरदस्ती धक्का करके डाल रखी है ना। जैसे ये अगर आपके पास एक, सपोज करो एक कंटेनर है, इस कंटेनर के ऊपर एक फ्रीली मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, एक फ्रीली मूविंग पिस्टन लगा हुआ है। अब इसमें क्या है कि ये एक लिक्विड है, सपोज करो वाटर है, और इस वाटर के मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली यहां पर वेपर्स तो वाटर के भी होंगे क्योंकि इवेपोरेशन तो हर टेम्परेचर पर होता है। लेकिन क्या है, मान लो इसके ऊपर एक गैस भी है, इस पे क्या हमने कुछ वेट रख रखा है, इस पे सपोज करो हमने कोई वेट रख रखा है ऐसे, W1 वेट रख रखा है, और यहां पर कोई गैस है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऊपर होगी, तो यहां अंदर भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसके अंदर। जो भी प्रेशर होगा, थोड़ी कम कम या ज्यादा अलग बात है। अब क्या होता है कि हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं। आप समझो ये जो मैंने ब्लू कलर के जो बनाए हैं मैंने छोटे छोटे से पार्टिकल्स, वो वाटर के वेपर तो कुछ तो होंगे ही ना सरफेस पर, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मैंने पिंक से बना दी, वो इसके अंदर डिजोल्व है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रेशर बढ़ाता हूँ। प्रेशर बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली मैं ऊपर जो है वजन बढ़ा दूंगा इसके ऊपर, वजन बढ़ा देता हूँ, ऑब्वियसली ये दबेगा नीचे। ठीक है, मान लो मैंने वजन बढ़ा दिया, इस पे और ज्यादा कर दिया। ठीक है, ऑब्वियसली ये स्कीमेटिक डायग्राम्स होते हैं तो बात समझाने के ही काम आते हैं। W1 कर दिया, W2 कर दिया, W3, इसका वैसे कोई मैथमेटिकल मतलब नहीं है यहाँ। तो जो वाटर है, अब इस वाटर में क्या होगा, इसके ऊपर दबाव ज़्यादा पड़ा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने पिंक वाली बनाई, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली उस दबाव के कारण पानी के अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा आ जाएगी। दिस इज व्हाट हैपन्स, प्रेशर ज़्यादा होने पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी के अंदर ज़्यादा आ गई।
ठीक है ना। तो ये चीज जो है हम जो बात कर रहे हैं कि क्या प्रेशर का गैसेस पर असर पड़ता है, गैस लिक्विड सोल्यूशन पे क्या प्रेशर का असर है। वहां सॉलिड और लिक्विड वाले पे असर था? नो सर। नहीं था। क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? सर क्योंकि उनके जो वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड दोनों चीजें इनकम्प्रेसिबल है, दोनों चीजें कंप्रेस नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप यहां पर बात करोगे तो गैसेस आर कंप्रेसिबल। तो वो कंप्रेसिबिलिटी के कारण क्या होता है कि ये जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है आप इसको कंप्रेस कर सकते हो, ये ज्यादा डिजोल्व हो जाता है, तो प्रेशर का असर आता है। ठीक है। तो इस चीज को स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी। तो हेनरी ने इस चीज को ऑब्जर्व किया, और ऑब्वियसली अंग्रेजों को लॉ देने का शौक होता है ना, तो हेनरी ने एक लॉ दिया, दी effect of pressure on the solubility of a gas in a liquid is given by Henry's law। ठीक है ना। This law states that ये लॉ क्या कहता है? This law states that the partial pressure of the gas in vapor phase इसको हम स्मॉल पी से इंडिकेट करते हैं। इज सर स्क्रीन पर विजिबल नहीं हो रहा आपके। है? अच्छा, तेज हो रही है स्क्रीन। मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ। यस सर। अब देखो, सर अब तो आ ही नहीं रही है। आ जाएगी, आ सर, रही है सर। आ जाएगी, आ रही है सर। is directly proportional to the mole fraction of the gas। मोल फ्रैक्शन को हम किससे इंडिकेट करते हैं? x से, इन दी सॉल्यूशन। देखो, आप ये लिखो, फिर जरा अपन इसको एनालाइज करते हैं जो बात अपन ने लिखी है। लिख लिया? अब आप एक बात समझो। यस सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बेटे। स्क्रीन फ्रीज हो रखी है। नहीं, और भी किसी की दिक्कत आ रही है कि स्क्रीन की? नो सर। नो। तो मेरे यहाँ तो ये सुपर फास्ट दिखा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं दिखा रहा इसमें। उसका क्या करें, इसका कोई इलाज नहीं है। तो the partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। देखिए क्या है कि आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ये देखिए, ये येलो से जो हाईलाइट किया है मैंने,
ये क्या है, ये एक्चुअली वेपर फेज है। मतलब ये है तो हालांकि जो है, मतलब दोनों दोनों चीजें वेपर में है, इसमें है तो ये भी सॉल्यूशन में, लेकिन ये वाला जो है ना, ये आपके पास लिक्विड फेज है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या बात होगी आज? यस किसको नहीं सर। दिख रही? दिख रही है सर। किसको दिख तो किसको रही है, बट डिले बहुत हो रहा है सर आपकी वीडियो में। आज डिले हो रहा है? सर दोबारा शेयर कर यस दो एक सर, बार। बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। अच्छा, बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। ठीक है भाई, यस यस सर। ओके। मेरे पास थोड़ा स्पीड टेस्ट तो मैंने देखा, काफ़ी अच्छी स्पीड अपलोड की भी है, 42-43 MBPS से। चक्कर क्या है? क्या तो मैं एक बार मीटिंग लीव करके दोबारा आता हूँ, ठीक है? नजर आ रही है अब आपको स्क्रीन? यस सर। यस सर। चलो, Yes, तो sir. देखो अब क्या था, ये जो मैंने बनाया, ये वेपर फेज और लिक्विड फेज थे। वेपर फेज जो है ना, येलो वाला, ये वेपर फेज है। तो वेपर फेज में मतलब ऊपर दोनों के दोनों गैसेज है। मतलब क्या क्या चीजें हैं वेपर फेज में? आपके पास वाटर वेपर है और कार्बन डाइऑक्साइड। सपोज करो जो भी गैस में, गैस फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूं, ठीक है। और लिक्विड फेज में आपके पास वाटर है और वाटर में घुली हुई गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब वेपर फेज में आपके पास क्या है? वेपर फेज में आपके पास वाटर है जो कि गैसियस फेज में है, प्लस आपके पास क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि गैसियस फेज में, इसलिए मैं उसको वेपर फेज बोल रहा हूं। है तो वो भी सोल्यूशन ही। और नीचे जो लिक्विड फेज में आपके पास फिर से वाटर है, लेकिन ये वाटर अब की बार लिक्विड है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो अभी भी गैस ही है। वो आप कह सकते हो एक्वस है, मतलब डिजॉल्व है इसके अंदर। तो अब क्या है कि सॉल्यूशन फेज की अगर आप बात करते हैं, लिक्विड फेज की अगर आप बात करते हैं, पहली बात तो आप देखिए यहाँ पर ये वर्ड यूज करता है पार्शियल प्रेशर। मैं इसलिए यहाँ पर जोर दे रहा हूँ बात को समझाने के लिए कि आपके मन में आएगा भी प्रेशर की जगह पार्शियल प्रेशर क्यों यूज किया है। देखिए, जब एक से ज्यादा मतलब गैसियस फेज में चीजें होती हैं ना, तो किसी एक चीज का प्रेशर जो होता है वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, वाटर वेपर्स भी हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। तो इसलिए जो प्रेशर पड़ रहा है यहाँ पर, ये वाला जो प्रेशर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला प्रेशर अपन ले रहे हैं। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाले को देख रहे हैं अपन, वाटर वाले को नहीं देख रहे। तो उसको पार्शियल प्रेशर आपने कार्बन डाइऑक्साइड का बोलेंगे, प्रेशर ना बोलकर पार्शियल प्रेशर बोलेंगे इन वेपर फेज। ये वेपर फेज में जो ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर पड़ रहा है वो पी, ये प्रेशर जो इसके ऊपर पड़ रहा है इसको हमने क्या बोला, पी। वो जो है किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अब यहां पर आप सपोज करो कि आपके पास दो चीजें, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोल फ्रैक्शन एक्स है, तो जितना ज्यादा
ऊपर प्रेशर पड़ेगा उतना सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। सिंपल। तो है तो बहुत बिल्कुल सिंपल सी बात तो वही है। पेप्सी ऐसे ही तो बनती है, प्रेशर ज्यादा डालते हैं ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड को रख के, पानी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और उसमें हाई प्रेशर के साथ उसमें डालते हैं तो प्रेशर ज्यादा डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिजोल्व हो जाता है उसके अंदर। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है यही चीज लॉ के तौर पे ली है हेनरी ने। तो यहां पर जो है ये इसका मतलब मोस्ट रिफाइंड फॉर्म जो है हम वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं अपने मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू P इज प्रोपोर्शनल टू X। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में एक पिक्चर होनी चाहिए कि P क्या चीज है इसमें और X क्या है। X मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में, किस चीज का मोल फ्रैक्शन है, गैस का। और P है ऊपर उसी सॉल्यूशन की सतह के ऊपर उस गैस का पार्शियल प्रेशर। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, उसको हम लिखते हैं KH। और इसको हम बोलते हैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है ये KH, इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। KH इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट्स की बात करें तो कांस्टेंट्स की वैल्यू याद करनी पड़ती है, नहीं यहां पर याद नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं याद करनी पड़ेगी? क्योंकि हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है ये अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। तो बढ़िया बात होगी ना, अगर ये जैसे रिडबर्ग्स कांस्टेंट था 11th क्लास में, ऐसा कुछ होता तो फिर आपको पूरी पूरी वैल्यू याद करनी पड़ती। जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या एक ही वैल्यू हमेशा, यूनिवर्सली हमेशा एक ही वैल्यू आती है, तो आपको कहते हैं भैया याद कर लो। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इसको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इट हैज डिफरेंट वैल्यूज for different gases at different temperatures। मतलब टेम्परेचर भी अलग अलग होगा। तो मान लो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए अलग हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू होगी, 25 डिग्री पर अलग होगी, 40 डिग्री पर अलग होगी। एक चीज में ध्यान रखने वाली ये है कि जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होता चला जाएगा उतना ही ज्यादा हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, एक ही पर्टिकुलर गैस के लिए। भले ही ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए। सर हाँ जी बोलिए बेटा। सर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखें किसी पर्टिकुलर गैस के लिए हाँ हाँ, और प्रेशर बढ़ाते रहें तो फिर हेनरीज लॉ कांस्टेंट सेम ही रहेगा? अगर हाँ तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट, कांस्टेंट वो कांस्टेंट किस चीज के साथ रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा जो है मतलब उसके साथ जो तुम्हारे टेम्परेचर के साथ चेंज होगा अगर होगा तो। अगर टेम्परेचर नहीं बदलते और गैस नहीं बदलते आप तो वो सेम रहेगा। ओके सर। सर पार्शियल प्रेशर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? पार्शियल प्रेशर अभी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम जब बात करते हैं ना किसी दो या ज्यादा गैसेस का मिक्सचर होता है, तो ये हेनरीज अपने जो है ना अपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, उसके बारे में मैं आपको बात करके बताऊंगा। ठीक है, 1 मिनट पहले अपन जरा एक बार ये डिस्कशन पूरा कर लें, फिर अपन बात करते हैं। देखो ये लिख लिया। तो देखो क्या है, जैसे
ये अपनी एनसीईआरटी की एक टेबल है, ये अपनी एनसीईआरटी की टेबल है जिसमें ना हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यूज दी हुई हैं। आपको ये लिखना नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ी सी बात समझाने के लिए आपको मैंने ये कॉपी पेस्ट किया अपनी एनसीईआरटी से। अगर आपका मन हो तो एनसीईआरटी से देख लेना, ठीक है। ये मतलब टेबल है 4.2.2 है, ठीक है। ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, जैसे जो मेरा पर्पस है, देखो ये ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। एक है 34.86, ऑब्वियसली याद तो अपने को नहीं करनी, लेकिन समझ तो लेना। एक है 46.82। क्या वेरिएशन आ रहा है टेम्परेचर का? टेम्परेचर बढ़ा। मैंने क्या लिखा है आपके लिए? मैंने लिखा है कि भाई हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसको यहाँ इस वैल्यू को देख के अपने को शायद बात समझ आ जाएगी भी क्यों। ठीक है, ये बात है, सही है कि नहीं? जैसे नाइट्रोजन के लिए देख लो, ये रहा नाइट्रोजन के लिए दो वैल्यूज दे रखी हैं, सबके लिए तो नहीं दे रखी, सभी के लिए हो सकती हैं, पर चलो नाइट्रोजन के लिए देखो, ध्यान से देखोगे तो 293 पर 76.48 और टेम्परेचर बढ़ाया तो 88.84। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी सर यहाँ पे टेम्परेचर तो सेम ही है 298 आपकी बुक में। सर, इधर टेबल में। ये जो इधर है, ये एक्चुअली ये आर्गन के लिए है। ये इन्होंने डेटा जो दे रखा है वो एक एक के लिए दे रखा है, इसमें अपन क्या कर सकते हैं? ये सारा ओके डेटा सर। इन्होंने एक के लिए दिया हुआ है, कहीं कहीं दो के लिए दिया हुआ है, तो अपन उसको ध्यान से देख लेना, अपनी बात को जस्टिफाई। ऐसे ही अगर आर्गन का अलग अलग टेम्परेचर पे दिया होता तो अलग अलग वैल्यू मिलती है अपने को, ओके सर। है ना। अब इससे पता क्या लगता है? पता ये लगता है कि P इज इक्वल टू KHX, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उतने ही प्रेशर पर, मतलब आप ये समझो कि P और X इज इक्वल टू KH। तो KH का अभी अपन सारी बात डिस्कस करेंगे, मत लिखो, एक बार समझो बात को। KH का X से क्या रिलेशनशिप है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये X क्या है? मोल फ्रैक्शन। किस चीज का? गैस इन द गैस। सॉल्यूशन। गैस का लिक्विड के अंदर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन गैस का लिक्विड में कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा कम हो सर, जाएगा, कम हो जाएगा ना। माने अब आपने देखा है कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं ये कार्बोनेटेड, उस पर एक लाइन लिखी होती है, कभी आपने ध्यान दिया हो? हालांकि अभी अपन आगे सब कुछ लिखना, बस सिर्फ मेरी बात को ध्यान से समझो। उस पर एक लाइन लिखी होती है, देखा कभी आपने? यस सर। अपन क्या सोचते हैं, अरे भाई ठंडी ठंडी पियो, ठीक है, गर्मी के लिए सर्व चिल्ड। लेकिन एक्चुअली उसके पीछे मेन जो कारण है वो क्या होता है कि अगर आप गर्म पेप्सी सर्व करोगे तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का KH भी ज्यादा होगा। KH ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उतने ही प्रेशर पर, प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान लो अब जैसे पेप्सी की बोतल है, पेप्सी की बोतल जब खोली है, तो मैंने तो कोई वो बना दिया, लैब वाली बोतल बना दी, पर पेप्सी की बोतल खोली तो उसको प्रेशर कौन सा झेलना है? हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर तो फिक्स हो गया, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, अगर आपने गर्म पेप्सी की बोतल ली, पेप्सी का टेम्परेचर ज्यादा हो तो वो गैस बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा, KH ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन यही अगर आपकी पेप्सी ठंडी होगी ना, ठंडी पेप्सी में ज्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो KH कम होगा, KH कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करती है। ठंडे पानी में एक्वेटिक लाइफ, जो जानवर पानी में रहते हैं, ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं एज कंपेयर टू वार्म वाटर, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन जो है, जैसे कोई भी अगर वाटर का कोई रिजर्वायर है, कोई वाटर का रिजर्वायर है अगर, तो उस पानी के अंदर कार्बन ऑक्सीजन तो होता ही होता है कुछ हद तक। उसके अंदर जो हमारा वायुमंडल है उसके दबाव के कारण कुछ ऑक्सीजन तो उसके अंदर हमेशा होता ही होता है। इसी ऑक्सीजन को उसमें रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ है, इसी ऑक्सीजन से सरवाइव करती है, इसी ऑक्सीजन से सरवाइव करती है,
ठीक है ना। इसी ऑक्सीजन से सर्वाइव करती है कि इनकी गिल्स में पानी जाता है और पानी में से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उसको ले लेते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, हम मैथमेटिकली बताएं, प्रेशर तो बाहर उतना ही है, चाहे ठंडा इलाका हो चाहे गर्म इलाका हो, हमारा वायुमंडल का दबाव तो उतना ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही है। तो क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर अगर होगा, जैसे अभी 293 की जगह 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया टेम्परेचर, तो क्या हुआ, केएच बढ़ गया। केएच बढ़ने से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, केएच बढ़ने से कम होगी। ऑक्सीजन की कम होगी ना कम सॉल्युबिलिटी। तो वो जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए अवेलेबल ऑक्सीजन कम हो जाता है, कंफर्टेबल नहीं रह पाती वो। मतलब ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको बताना होता है, ये अपन अभी आगे करेंगे। तो एक समझ लेके चलेंगे तो जरा आसानी से समझ आ जाएगी बात कि एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू वार्म वाटर। आप कहोगे ठंड से मर जाए, वो एक अलग बात है, उनकी बॉडी अडेप्टेड है उस टेम्परेचर के लिए, लेकिन सांस के लेने के लिए उनके मतलब अवेलेबल ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए उनके लिए ज्यादा ठंडे पानी में होती है। ठीक है, सर तो चलो खैर, अभी अपन जो जो चीज कर रहे थे एक बार अपन उसी पर फोकस करते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई पी मतलब जो ये के एच क्या है, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। अलग अलग गैसेस के लिए आप देख ही रहे हो इसकी खूब अलग अलग वैल्यूज हैं, सेम वैल्यूज नहीं है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी वैल्यू किसी एक ही गैस के लिए बढ़ भी जाती है, जिससे पता लगता है कि अगर के एच की वैल्यू बढ़ती है तो टेम्परे जो है सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ये भी बात मैंने आपको प्रूव करके बता दी। ठीक है, बोलो समझ आ रही मेरी बात। तो ये है इसके अंदर। Yes. अब देखो, इसकी अपने को जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो ये आपको बेसिकली ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, P इक्वल टू के एच एक्स। यहां पर क्या चीज क्या है, पार्शियल प्रेशर है गैस का P, के एच क्या होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और x क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ये मोल फ्रैक्शन गैस का सॉल्यूशन के अंदर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है वो भी समझिए आप, जरूरी चीजें हैं। सर KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x तभी होएगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। हाँ, प्रेशर कांस्टेंट, ऑब्वियसली आप दो चीजों में रिलेशन निकालते हो जब भी, तो आप प्रोपोर्शनलिटी जब भी निकाल सकते हो जब अदर थिंग्स अदर कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है ना, जब आपने P और X में रिलेशन निकाला है तो एक अदर कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट, गैस और गैस का नेचर और टेम्परेचर कांस्टेंट, तब वो KH रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर। जैसे आप लॉज करते हो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो आप दो चीजों में प्रोपोर्शनलिटी निकालते हो तो बाकी कंडीशंस कांस्टेंट रखनी पड़ती हैं। अगर वो भी चेंज कर दोगे तो प्रोपोर्शनलिटी नहीं निकाल पाओगे आप। ठीक है ना। अब यहां पर आप समझे Yes, बात sir. को कि जैसे हाँ पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे थे, वो भी अब आप मेरी बात को समझ लेना ध्यान से। देखिए क्या होता है कि ये थोड़ा सा अपन बात से हटके बात कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी चीजें हैं, ये अभी आगे अपने को काम आने वाली हैं कि आपको थोड़ी सी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहां पर। वैसे 11th में हमने करी हुई है मगर एक बार रिकॉल कर रहे हैं। दी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट बोलें ज्यादा अच्छा वर्ड लगता है, इंस्ट्रूमेंट used to measure atmospheric pressure is called a barometer। उसको आप बैरोमीटर बोलते हो। हमारे को क्या होता है, हम जब काम करते हैं लैब में तो हमें तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस देखनी होती है। तो ये क्या होता है कि ये जो है जैसे एक ट्रफ में मरकरी भरा होता है, इस चीज का डिस्कशन किया है कि हमने अभी इस साल किया तो नहीं। No, sir. ठीक है, तो ये इस तरीके से एक समझो आप, इसमें ये मरकरी भरा होता है। मरकरी थोड़ा दादा दाड़ा हल्के रंग का ले लेते हैं, ये मरकरी भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है, इवैक्यूएट मतलब इसमें वैक्यूम होता है, वो उसमें ऐसे इन्वर्टेड रखी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे
इस पे ना स्केल बना होता है ऐसे, मतलब ग्रेजुएटेड बोलते हैं इसको, ऐसी कोई ट्यूब, अगर ग्रेजुएटेड का मतलब होता है उस पर मेजर करने के लिए स्केल बना होता है, इस तरह से स्केल बना होता है इसमें। और बाहर क्या है, बाहर हमारा वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेयर जो है इसका अपना एक प्रेशर है, इस एटमॉस्फेयर का अपना एक प्रेशर है। तो वो जो प्रेशर इस पर पड़ता है, इस मरकरी पर पड़ता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर जब इस मरकरी पर पड़ता है, तो मरकरी क्या होता है, ये इस कॉलम में राइज करता है, और ये राइज करता हुआ जाता है और जो है एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर रुक जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हाइट में एक्सप्रेशन देते हैं, हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, ये आप बताते हो, ये h होती है। मैंने आपको प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स के बारे में 12th क्लास में डिस्कशन किया अभी कि नहीं किया? वॉल्यूम का तो बता दिया था, प्रेशर का किया कि नहीं किया? No, sir. नहीं किया। तो जो मैं बातें बता रहा No, हूँ sir. सारी चीजें काम की हैं, आप ध्यान से मेरी बातें देखते समझते सुनते जाना। तो ये बैरोमीटर में क्या होता है, ये हमारा एटमॉस्फेयर जो है ये प्रेशर डालता है, तो बैरोमीटर में हाइट ये राइज करता है, ये मरकरी राइज करता है, तो ये हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम है। तो एट सी लेवल, सी लेवल का मतलब हुआ जैसे प्लेनर एरियाज में, जैसे अपने गंगानगर में जो ये हाइट होती है, ये 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम आती है, ठीक है ना। तो ये प्रेशर में कैसे कन्वर्ट होती है, क्योंकि हाइट तो लेंथ की यूनिट है ना, तो एक फॉर्मूला आता है P इक्वल टू एच रो जी। फिजिक्स में पढ़ लिया होगा आपने? नो सर। नहीं पढ़ा Yes, होगा? sir. ओके, तो Yes, sir. अगर पढ़ लिया होता तो मेरा काम बच जाता थोड़ा सा। Yes, तो sir. P इक्वल टू एच रो जी होता है, यहाँ पर अपने को कोई यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं आएगी, लेकिन ये H हाइट ऑफ मरकरी कॉलम है, ठीक है। रो जो है ये डेंसिटी होती है मरकरी की, रो जो है डेंसिटी होती है मरकरी की 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और जी तो आपको पता ही, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो होता है, ठीक है। तो हाइट, एच हाइट, तो इस हाइट को आप जो है आप प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपने कई बार देखा होगा, जैसे 10th क्लास में आप पढ़ते हो, जैसे ब्लड प्रेशर होता है तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ, तो स्पिग्मोमैनोमीटर में भी वही होता है कि मरकरी राइज करता है, तो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम को इस फॉर्मूले से प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है, प्रेशर की यूनिट्स में, ठीक है। तो ये जो सी लेवल का जो 760 mm है ना, ये सी लेवल पे जो 760 mm आता है, ये 760 mm जो होता है प्रेशर, ये 1 एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स को आपने ध्यान रखना है, वो क्या है, वेरियस यूनिट्स ऑफ प्रेशर। देखिए सबसे पहली बात तो जो ऐसा यूनिट है प्रेशर की, वो तो आपको पता ही है, फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है, ठीक है। उसके बाद लेकिन हमें जरूरत पड़ती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो 1 एटमॉस्फेयर जो होता है ना, वो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है कि जो प्रेशर का ये एक्सप्रेशन है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, इसको बार बोलते हैं, क्योंकि ये बार थोड़ा सा, तो इसको एग्जैक्टली 1 इंटू 10⁵ लिया गया है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से अगर आप देखो तो आप देखोगे कि एक एटमॉस्फेयर में थोड़े से ज्यादा बार होते हैं, एक एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर होता है, 1.01325 बार होता है। एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो मरकरी को 760 mm तक चढ़ा देता है, और एक बार जो है वो 750 mm तक चढ़ाता है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तो कर लोगे, या वो भी मैं बताऊंगा। 760 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होंगे? हैं जी? सर 76 सेंटीमीटर होंगे। 76, ठीक है। उसी तरीके से एक आउटडेटेड यूनिट है, उसको टॉर बोलते हैं, टॉरिसेली साइंटिस्ट के नाम पर। वो प्रेशर की यूनिट है, अपनी एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है टॉर पे। तो 1 एटमॉस्फेयर में 760 टॉर होते हैं, ये ध्यान रखना। टॉर स्टैंड्स फॉर टॉरिसेली, और
1 बार में 750 होते हैं। हालांकि ये यूनिट बिल्कुल आउटडेटेड है, मगर फिर भी अपनी एनसीईआरटी में क्वेश्चन और 5-7 साल पहले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो अपने एक्सक्यूज नहीं ले सकते। तो ये प्रेशर की जब आप बात करेंगे तो आपको क्या है कि अगर कभी कन्वर्ट करना पड़े तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब जैसे अगर आप इसको 1.01 से डिवाइड करोगे, जैसे 1.01325 से डिवाइड करोगे, तो 1 बार जो है वो लगभग मेरे ख्याल 0.987 एटमॉस्फेयर आएगा। तो जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात होती है तो ये होता है, हाँ एक और चीज ध्यान रखनी है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं एटमॉस्फेयर पतला होता चला जाता है, गैसेस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है ना, तो जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, ठीक। लेकिन डेप्थ के साथ, जैसे सी में अगर जाते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बढ़ता है। अगर एक हॉट एयर बैलून है, उसका अपना जो प्रेशर है, तो जैसे जैसे वो ऊंचा जाएगा तो वो बैलून और मतलब फैल जाएगा, क्योंकि उस पर एटमॉस्फेयर कम होता चला जाता है, तो बैलून और ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उतनी गैस से। और उसी बैलून को अगर पानी के अंदर डुबोना शुरू कर दें तो जितना गहरा जाएगा उतना ज्यादा उस पर दबाव ज्यादा पड़ेगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाता है, वो पिचक जाएगा, इंक्रीजेस विद डेप्थ। गहराई में जाने पर एटमॉस्फेरिक बढ़ता है और ऊंचाई पे जाने पे कम होता है। क्योंकि हमने प्रेशर की बात करी है, क्योंकि हमें प्रेशर के बारे में पिछले वाले कॉन्सेप्ट में प्रेशर का कोई रोल ही नहीं था, तो हमें प्रेशर की बात नहीं करनी थी। अब हम प्रेशर के सारे प्रोज एंड कॉन्स हम लेके चलेंगे साथ में, क्योंकि हमें प्रेशर के बारे में तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में पूरी तरह का ज्ञान अपने को होना चाहिए। आगे बढ़े। यस सर। अब क्या होता है, ये तो हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब भी हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात पड़े। लेकिन अगर हमें किसी गैस का प्रेशर मेजर करना हो तो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, the instrument used to measure pressure of a gas is called manometer. हमें किसी गैस का अगर हमें प्रेशर नापना हो तो उसको मैनोमीटर बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को मैनोमीटर बोलते हैं। देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए एक वेसल है, मान लो ये बल्ब है, एक कांच का बना हुआ बल्ब है, इसमें मैंने एक गैस को भर रखा है, ठीक है, इसमें गैस को मैंने भर रखा है, इसका प्रेशर मेजर करना है मुझे, तो मैं इसको एक मैनोमीटर से जोड़ देता हूं। मैनोमीटर इस तरह से एक यू शेप्ड ट्यूब है, ठीक है, इसमें भी मरकरी भरा होता है। इसमें इस तरीके से मरकरी भरा होता है, ठीक है, और ये भी ग्रेजुएटेड होती है, मतलब इसमें यहां जीरो होता है समझो आप, ठीक है ना, ये जीरो होता है और उसके बाद ये इस पे भी जैसे स्केल बना होता है। दोनों तरफ स्केल बना होता है, ठीक है। थोड़ा मेरा डायग्राम क्रूड है, कोई डायग्राम तो अपने से पूछेगा नहीं, लेकिन समझ लेके चलना है, तभी इसके न्यूमेरिकल्स आगे हम कर पाएंगे, ठीक है। यहां पर ना, यहां वैक्यूम होता है, यहाँ कुछ नहीं है, यहां से मतलब ऊपर जो मरकरी की ये वाली सरफेस है इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि यहाँ वैक्यूम है, ठीक है। उसी तरह से जो मैंने आपको जो पहले मैंने जो बना के दिखाया था, यहाँ पर भी वैक्यूम है, इससे प्रेशर पड़ता है, तो ये ठीक है। तो अब जो है
होता क्या है कि आपने इसके अंदर जो भी गैस भरनी थी आपने भर दी, जो भी गैस आपने इसके अंदर भरनी थी वो भर दी। तो वो गैस जो है, ये गैस जो आपने इसके अंदर भरी है, ये गैस के ऊपर इस सरफेस पर आकर मरकरी के इधर प्रेशर डालेगी। प्रेशर डालने से क्या होगा? प्रेशर डालने से ये होगा कि जो ये मरकरी कॉलम है, ये मरकरी कॉलम पर प्रेशर पड़ेगा तो ये इधर से दबेगा और उधर उठेगा। ठीक है ना, मरकरी कॉलम क्या होगा, इधर दब जाएगा और उधर ऊपर चढ़ जाएगा। सर वैसे होता तो ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही है ना? क्या चीज? वो जब पहले होता है, जब मतलब आपने कोई गैस नहीं डाल रखी थी तब तो इक्विलिब्रियम में ही है, तब तो दोनों तरफ लेवल बराबर होता है। अब जब गैस आपने डाल दी इसके अंदर तो उसने गैस ने प्रेशर डाला तो ये आपका मरकरी कॉलम राइज कर गया। अब दोनों तरफ के लेवल में जो अंतर आता है, ये जैसे ये एक तरफ का लेवल है और ये दूसरी तरफ का लेवल है, इन दोनों का अंतर जो आता है दैट इज व्हाट यू कॉल हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। और फिर आप P = HROG से आप कन्वर्ट करके आप पता लगा सकते हो। ठीक है, अब ये जो गैस होती है ना, ये मैनोमीटर दो तरह के होते हैं। ये एक तो है क्लोज्ड लिम्ब मैनोमीटर, और दूसरा होता है ना वो ओपन लिम्ब मैनोमीटर होता है। ओपन लिम्ब कैसा होता है वो आप समझो। ठीक है, ओपन लिम्ब मैनोमीटर में इतना सा अंतर होता है कि यहां पर ना वैक्यूम नहीं होता। इसका ये जो एंड होता है ना, ये एंड ओपन होता है, यहां वैक्यूम नहीं होता। तो वैक्यूम नहीं होगा तो क्या होगा? जब यहां वैक्यूम नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर होगा। ठीक है ना, तो ये जो है ना, ये आपके पास यहां पर हमारा वायुमंडल होगा, तो वायुमंडल का अपना दबाव है ही, जो वायुमंडल है उसका अपना दबाव है ही। तो ये जो ओपन लिम्ब मैनोमीटर होता है ना, ये हाई प्रेशर्स को मेजर करने के लिए होता है, किसी गैस के हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए। क्योंकि ये क्या होता है कि जो भी आपकी रीडिंग, जैसे आपका ये, इसमें तो क्या होता है कि जो आपके पास प्रेशर आ गया, हाइट से कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आ गया, मान लो P, जो इस हाइट से आपने जो कैलकुलेशन किया P आ गया, इधर जो हाइट से आप कैलकुलेशन करोगे ना P, लेकिन एक्चुअल प्रेशर कितना होगा? P + 760, मतलब जो भी आप, या ये कह लो कि नहीं, ऐसे करते हैं अपने कि इधर जो हाइट है वैक्यूम वाले में, तो जो हाइट है वही है, लेकिन इधर जो हाइट आएगी ना ओपन लिम्ब में, वो हाइट जितनी भी आएगी प्लस उसमें आपको 760 करना पड़ेगा, 760 mm आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि उसके मतलब तो ये क्या है, ये कंपैरेटिवली गैस विद लो प्रेशर्स, लो प्रेशर में होती हैं तो उसके लिए होता है। और ये क्या होती हैं? गैस विद हाई प्रेशर, मतलब हाई से मतलब जिसका 1 एटमॉस्फेयर से भी ज्यादा प्रेशर हो, उनके प्रेशर को नापने के ये काम आती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब आती है दूसरी बात। सर एक बार बता दो, हाई प्रेशर के लिए वो ओपन लिम्ब क्यों यूज होता है? भाई आपने जो है ना, अपने पास लिम्ब की हाइट तो एक लिमिटेड ही है ना। भी मान लो 50 सेंटीमीटर ऊपर मूव करता है, बहुत अच्छी बात है, अपने लिए 50 सेंटीमीटर मूव कर जाता है। 50 सेंटीमीटर थोड़ा थोड़ी होता है भाई। 760 mm कितना हुआ, एक बात बताओ? 760 mm हुआ 76 सेंटीमीटर। 760 सेंटीमीटर मतलब 3/4 ऑफ मीटर हो गया ऑलमोस्ट। अब मीटर आपको मैंने कई बार आपको बताया, मीटर का आपको आइडिया होगा कितना होता है। 3/4 ऑफ मीटर इज समथिंग। अब इतनी लंबी ट्यूब बनाना कांच की और उसमें मेजरमेंट्स लेना मुश्किल होता है। तो अब उससे भी ज्यादा अपने को चाहिए, अगर ऐसे 2 मीटर 3 मीटर लंबी अगर अपने चाहिए तो कैसे करेंगे? तो इसीलिए क्या है कि हाई प्रेशर के लिए हम क्या करते हैं, अभी ओपन लिम्ब में क्या हो जाता है कि अपने जो हाइट अपने पास, यही मान लो 50 सेंटीमीटर अपनी हाइट आई, तो एक्चुअल जो हो जाएगी 50 + 760 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के विरुद्ध उसने, मतलब प्रेशर का, गैस का प्रेशर इतना था कि उसने जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट मरकरी को राइज कर दिया। तो 760 तो था ही था,
+50 और राइज कर दिया उसने। तो ओपन लिम जो मैनोमीटर्स होते हैं हाई प्रेशर को मेजर करने के काम आते हैं। ओके सर। ठीक है, अब अगली बात क्या आती है कि हमारी सारी डिस्कशन शुरू हुई है पार्शियल प्रेशर के नाम पर। तो पार्शियल प्रेशर की और बात करते हैं अपन। ठीक है, एक मिनट सर इन इंस्ट्रूमेंट्स में सर मरकरी क्यों लेते हैं सर मेटल? देखो, मरकरी की डेंसिटी कितनी बताई मैंने आपको? बताओ तो, मरकरी की डेंसिटी भी लिखी थी मैंने, कितनी लिखी थी? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। मतलब लिखते नहीं है। देखो एक बड़ी वैसे मैं नहीं कह रहा किसी को पर्टिकुलर, मगर क्या है कि अगर आप साथ साथ लिखते रहोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर एक दिन मैं तो अब आगे निकल जाऊंगा, फिर धीरे धीरे आपको लगे यार अपने से तो होता नहीं है ना। 11th में तो होता नहीं वाला काम चल जाता है, 12th में फिर गड़बड़ हो जाती है। आपको तो लिखना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम 1 ग्राम। कितना डेंसर हुआ? 1 कितना डेंसर हुआ मरकरी? 13.6 टाइम्स। 13.6 टाइम्स। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा ऐसा है कि ऑलमोस्ट 0.5 मीटर यानी 3/4 ऑफ अ मीटर जो है मरकरी को ऊपर उठा देता है। तो अगर वाटर लोगे तो वाटर की डेंसिटी 13.6 टाइम्स कम है, यानी वो वाटर की अगर आप कॉलम बनाएंगे तो इतना आपको लेना पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट 10 मीटर के आसपास। मेरी मैथ तो इतनी अच्छी नहीं है, 10 मीटर के आसपास ऊंची, सोचो 10 मीटर के आसपास ऊंची आपको पाइप बनानी पड़ेगी और पैडी लगाकर आपको जो है ऊपर रीडिंग लेने जाना पड़ेगा। समझ आया लॉजिक आपको? यस सर। ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसे मरकरी प्रेफरेंस में यूज करते हैं। तो यहां पर जो अपन बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली अब अपने बात करने जा रहे हैं कि भाई ये पार्शियल प्रेशर की क्या नाटकबाजी होती है। तो देखिए, पार्शियल प्रेशर को अब समझना जरूरी है अपने को। वो क्या है कि जो यहां पर मान लीजिए कोई मैंने दो गैसेस मिक्स कर रखी हैं जो कि नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, आई रिपीट, वो नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, उनमें कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। दो गैसेस मैंने मिक्स कर रखी हैं इसमें, ए और बी। भाई मिनिमम दो तो मिक्स करूंगा ना, ज्यादा भी हो सकती है, ए और बी। तो ये जो मुझे रीडिंग मिलेगी, जो भी मेरे को हाइट आएगी, यहां पर ये हाइट आएगी मरकरी कॉलम की, इसके बाद मैं इसको फॉर्मूले लगाऊंगा P = H/ρg। तो ये जो प्रेशर मुझे मिलेगा, ये कौन सा प्रेशर होगा? ये ए का प्रेशर होगा कि बी का प्रेशर होगा? सर दोनों का। ए और बी दोनों का होगा। एक का तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपको ये ए और बी दोनों का ही मिलेगा, अकेले एक का तो हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अकेले ए का पार्शियल प्रेशर निकाल दूं, ये तो दोनों का मिला के मिलेगा। तो व्हाट आई विल गेट एक्चुअली इज हियर इज पी टोटल, ना तो मुझे पी ए मिलेगा ना मुझे पी बी मिलेगा। तो डाल्टन ने बताया था हमें कि एक्चुअली यहां पर जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये था, उसने हमें बताया कि यहां पर जो टोटल प्रेशर है ना, वो एक्चुअली इन गैसेस के पार्शियल प्रेशर के एल्जेब्रिक सम टोटल के बराबर है। तो फिर हमारा सवाल आया, ठीक है जी, वो तो बात ठीक है, पर ये निकालें कैसे? वो कहता है जी एक्सपेरिमेंटली तो नहीं निकाल सकते आप। क्या एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल सकते? तो भाई मैथमेटिकली बता दो। तो उसने हमें बताया कि आप उसके लिए एक चीज मुझे बता दो बस, कि इस मिक्सचर के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस कितना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गैस कितना है। तो मेरे इस फॉर्मूले में आप रख लेना, पार्शियल प्रेशर ए का निकालना होगा, तो जो टोटल प्रेशर की रीडिंग आपको जो प्रैक्टिकली यहां पर मिल रही है, उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देना, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना हो तो टोटल प्रेशर जो है उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको जो है प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली पार्शियल प्रेशर पता नहीं लगाया जा सकते, लेकिन मैथमेटिकली डाल्टन्स लॉ को यूज करते हुए पार्शियल प्रेशर पता लगाया जा सकते हैं। इन्हीं को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं जब आपके वेपर फेज में दो या ज्यादा गैसेस मिक्स होती हैं। तो जो प्रेशर आपको एक्चुअली मिलता है वो एक्चुअली एक गैस का नहीं होता, वो उन सबका टोटल होता है। तो हम अगर एक पर्टिकुलर किसी एक कंपोनेंट के इंडिविजुअल प्रेशर की बात कर रहे हो तो वी डोंट कॉल ओनली प्रेशर, वी कॉल इट पार्शियल प्रेशर। ये कहानी होती है इसके अंदर। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करते हैं।
बाकी फिर आगे इसको कल करेंगे, ठीक है। सी यू टुमारो।